हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारे BNSS का जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 480 को कंप्लीट किया था, अगर आपको याद होगा तो। आई होप आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लिए हो और इसको लिख भी लिए हो। ठीक है, एक बार रिवाइज़ करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो इम्पॉर्टेंट कुछ केस लॉज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शन 480 से रिलेटेड, उसको पढ़ लेंगे एंड देन वी विल मूव टू सेक्शन 483। सर वन अभी नहीं पढ़ेंगे, 483 पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सेक्शन 4। हाँ, डिस्क्लेमर सबसे पहली बात, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, आप सभी को डिस्क्लेमर, आपको मेरे वीडियो को कम से कम 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में देखना है ताकि आपको ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। वैसे थ्योरी सब्जेक्ट आपको पता है कि बोरिंग लगता है, बट आई कैन अश्योर यू दैट ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलिए। और जो सेक्शन 480 का वीडियो देखना चाहते हैं, लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको अच्छे से। सेक्शन 480 बोलता था भैया कि जब नॉन बेलेबल ऑफेंस कोई बंदा कमिट करता है और वो अरेस्ट हो जाता है, और अरेस्ट होने के बाद वो किस तरीके से बेल के लिए अप्लाई करेगा, तो उस केस में बेल उसको कैसे मिलेगा, वो उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न कौन सा था, सेक्शन 480 बात करता था कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर रेगुलर बेल का बात करें, वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में सेक्शन 480 था, याद है? सॉरी। चलिए, तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 480 का सबसेक्शन 1 ये कहता था कि जब कभी भी बंदा अरेस्ट होकर आता है, ठीक है, पुलिस वाला उसको अरेस्ट करता है बिना वारंट के, या फिर वो खुद सरेंडर कर लेता है, या फिर उसको कोर्ट में लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है, कौन सा कोर्ट में? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और कौन से ऑफेंस के लिए? नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। तो उस केस में उसको रिलीज किया जा सकता है। मे भी रिलीज बोल रहा है, मतलब क्या है, डिस्क्रिशन है यहाँ पर, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर मे रिलीज हुआ है, शैल यूज नहीं हुआ है। मे मतलब क्या? मे मतलब जो अरेस्टेड बंदा है, ओके, he can be released by the court, right? as per the discretion of the court he can be released। समझे? तो कोर्ट के डिस्क्रिशन के हिसाब से भैया वो उसको रिलीज किया जा सकता है। यहां पर here accused do not have any right to be released on bail। समझे कि नहीं? यहां पर accused का कोई राइट नहीं है कि वो रिलीज हो जाए बेल पर, जस्ट लाइक सेक्शन 478, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन था कि भैया इस ऑफेंस में, मतलब इस कैटेगरी में क्या होगा, हम रिलीज नहीं करेंगे किसको, एक्यूज्ड को रिलीज नहीं करेंगे। कौन कौन से ऑफेंस में, चलिए देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। तो सबसे पहला था तुम्हारा, अगर बंदा डेथ, अगर ऐसा ऑफेंस किया है जो जिसमें डेथ का पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और ये याद रखिएगा, ये जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है ना, ये दोनों साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में डेथ दिया है, किसी में लाइफ दिया है, ऐसा नहीं। इसका कहने का मतलब है कि इस ऑफेंस में डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों साथ साथ होना चाहिए। जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, वही बोल रहा है। तो अगर ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पनिशमेंट दिया गया है और ऐसा लगता है कि बंदा गिल्टी है फॉर द सेम, तो उस केस में उसको रिलीज नहीं करेंगे, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस में रिलीज नहीं करेंगे। दूसरा, अगर जो अरेस्टेड बंदा है, जो एक्यूज्ड है, जो अभी अरेस्ट होके आया है, वो ऑलरेडी कोई क्राइम पहले से कर चुका है, समझे कि नहीं? और अभी जो आया है अरेस्ट होके, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, मतलब सीरियस ऑफेंस तो किया है, और पहले भी वो पहले भी क्या कर चुका है, क्राइम कर चुका है, पहले भी उसको कन्विक्शन हो चुका है। कन्विक्शन मतलब समझ रहे हो, सजा काट चुका है। कैसा सजा सर? ऐसा सजा काट चुका है जहां पर पनिशमेंट जिस ऑफेंस में डेथ का था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था, या फिर कम से कम 7 साल का सजा था, कम से कम 7 साल, मतलब 7 साल या उससे ज़्यादा का सजा था, ऐसे ऑफेंस में वो सजा काट चुका है, उसके बाद फिर कमिट किया है। तो भैया अगर तुमने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें डेथ पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, ऑलरेडी तुम ये सब क्राइम कर चुके हो और कन्विक्शन भी हो चुका है, उसके बाद तुम फिर से क्राइम करते हो, तो तुमको रिलीज करेंगे क्या? बताओ, नहीं करेंगे भाई।
उसी तरीके से मान लो सर अगर 7 साल से ज़्यादा का अगर नहीं किया है, मान लो 7 साल से ज़्यादा अगर जेल में नहीं था, लेकिन मान लीजिए 3 से 5 साल के बीच था, लेकिन 2 बार था, तो उस केस में भी उसको रिलीज नहीं करेंगे। वही लिखा है देखिए, ट्वाइस और मोर कन्विक्टेड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 years। या फिर मान लो इसमें से ये कुछ भी नहीं किया, लेकिन 6 साल का सजा काटा, वापस किसी में 4 साल का सजा काटा, तो 2 बार अगर वो ऑफेंस काट चुका है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का सजा काट चुका है, तो उस केस में भी उसको रिलीज नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर था तुम्हारा, लेकिन इस केस के लिए था कौन सा, ये तुम्हारा ये जो प्रीवियस कन्विक्शन वाले केस के लिए ये था कि इस केस में भी कोर्ट अगर चाहे तो क्या दे सकता है, रिलीज कर सकता है, लेकिन उसको स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जस्ट एंड प्रॉपर लगना चाहिए किसको, कोर्ट को, बस। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सेप्शन था, किस किस केस में, ये दोनों कंडीशंस में भी हम क्या कर सकते हैं, बेल पे छोड़ सकते हैं, कोर्ट छोड़ सकता है बेल पर। ये दोनों कंडीशन, मतलब डेथ पनिशमेंट है फिर भी छोड़ दोगे, हाँ। लाइफ इंप्रिजनमेंट है फिर भी छोड़ दोगे, हाँ। गिल्टी है फिर भी छोड़ दोगे, हाँ। अरे बाप रे, तो क्या है, कौन सा केस था। अगर थोड़ा देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना सेक्शन, इसलिए थोड़ा अच्छे से इसको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें यह था कि भैया अगर जो एक्यूज्ड अरेस्ट होके आया है, अगर वो वुमेन है, चाइल्ड है, सिक है, सिक मतलब सीरियस इलनेस से गुजर रहा है बंदा, ठीक है, स्पेशल मेडिकल अटेंशन उसको चाहिए, इन्फर्म मतलब थोड़ा बुढ़ा हो चुका है, ओल्ड एज हो चुका है, या फिर डिसेबल्ड बंदा है, उसको भी इन्फर्म बोलेंगे। तो इन सब केस में कोर्ट क्या कर देगा, ऊपर वाले कैटेगरी की वाले केस में भी, जो ऊपर हमने जो पढ़ा कि नहीं देंगे बेल, उस केस में भी इनको बेल मिल जाएगा। अगर वो एक्यूज्ड वुमेन हुआ, चाइल्ड हुआ, सिक हुआ, इन्फर्म हुआ, तो उनको रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या, ये एक्सेप्शन आ गया, प्रोवाइजो आ गया, मतलब हमने जो पढ़ा ऊपर वाला 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन में भी हम उसको बेल दे देंगे अगर बंदा वुमेन निकला, चाइल्ड हुआ, सिक हुआ, इन्फर्म हुआ, तो ठीक है। दूसरा, ये पढ़ चुके हैं, जस्ट एंड प्रॉपर लगना चाहिए क्लॉज 2 के लिए, तो उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा कि भैया जस्ट बिकॉज हमको एक्यूज्ड का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसका करवाना है, या फिर उसको पुलिस कस्टडी में रखना है बियॉन्ड 15 डेज, दिस इज नॉट द सोल ग्राउंड फॉर डिनाइंग हिज बेल। समझे कि नहीं, हम सिर्फ मतलब एक्यूज्ड को आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए रखना चाहते हो, या फिर उसको 15 दिन से ज़्यादा आपका टाइम जो गुजर चुका है, लेकिन आपको उसको पुलिस कस्टडी में लेना है, 15 दिन खत्म होने के बाद भी रख सकते हैं, पता है आपको, क्योंकि अभी 40 और 60 का कैपिंग आ गया है। तो 40 और 60 दिन के अंदर आप 15 दिन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन मान लो 15 दिन खत्म तो हो गया, बट आपका पुलिस कस्टडी का कुछ दिन अभी भी बाकी है, इनिशियल 15 डेज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि भैया इनिशियल 15 डेज खत्म हो चुका है, और अभी भी आपका फॉर एग्जांपल 10 दिन दिया था पुलिस कस्टडी और 5 दिन बाकी है, तो 5 दिन यहाँ एक्सरसाइज करोगे। तो इस केस में आप जानबूझ के बोल रहे हो कि इसका पुलिस कस्टडी चाहिए ताकि इसको बेल ना मिले, तो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ऐसा। तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है पुलिस आइडेंटिफिकेशन का, पुलिस कस्टडी का, सारा क्या हो जाएगा, सारा रिफ्यूज़ हो जाएगा, समझे कि नहीं, बेल उसको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर कोई सीरियस केस है जैसे डेथ वाला, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला, 7 साल से ज़्यादा वाला, तो उस केस में बेल देने से पहले भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनोगे कि नहीं, बिल्कुल सुनोगे, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो गवर्नमेंट का वकील है, वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में सबूत इकट्ठा करता है। तो जब आप बेल पे छोड़ोगे एक्यूज्ड को, तो भैया उसको तो सुनना पड़ेगा ना, तभी तो नेचुरल जस्टिस हो पाएगा, समझे कि नहीं। जी हाँ। अच्छा, सेक्शन 480 का 2 क्या बोलता था कि अगर एक्यूज्ड को हमने छोड़ा, सॉरी हाँ, इसमें यह था कि गिल्ट को लेकर, इफ देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द एक्यूज्ड गिल्ट, और एक्यूज्ड के गिल्ट को लेकर अगर डाउट है तो क्या करेंगे, मान लो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, या फिर ट्रायल के दौरान ऐसा पता चलता है कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को कि बंदा भैया हमको नहीं लग रहा है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का गिल्टी है, हमको नहीं लगता, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ तो लग रहा है कि इसमें इंक्वायरी करने का ज़रूरत है, बट इतना तो लग रहा है कि ये कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, तो उस केस में उसको रिलीज कर देंगे, बस बॉन्ड भरवा के छोड़ देंगे, ठीक है। 480 का 3 बोलता था क्या बेल देते वक्त क्या एडिशनल कंडीशन कोर्ट डाल सकता है क्या, जी हाँ डाल सकता है। कौन सा कंडीशन डालेगा, वही है कि अगर बंदा ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है, या फिर ऐसा ऑफेंस किया है जो कि तुम्हारा चैप्टर 6, 7, 17 BNS का है,
6, 7, 17 BNS में जो चैप्टर दिया गया है उसके अगेंस्ट में उसने ऑफेंस किया है, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट में अगर उसने ऑफेंस किया है और 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, या फिर ये दोनों कंडीशन है अलग अलग है, ओके, तो उसके इसमें कोर्ट एक्स्ट्रा क्या कर सकता है, कंडीशन डाल सकता है, जैसे तुमको बॉन्ड के हिसाब से कोर्ट अटेंड करना पड़ेगा, तुम वापस से सिमिलर ऑफेंस नहीं करोगे, ना डराओगे, ना धमकाओगे, ना लालच दोगे, ना किसी विटनेस को ना छेड़छाड़ करोगे सबूतों के साथ, फिर और वो सभी कंडीशन जैसे कोर्ट को सही लगता है, आप देश छोड़ के नहीं जाओगे, फलाना फलाना, ठीक है, समझ में आएगा। फिर 480 का 4 बोलता है भैया जब कभी भी कोर्ट या पुलिस ऑफिसर बेल पर छोड़ेगा क्लॉज 1 और 2 में, तो भैया रिकॉर्ड रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें हमारा था अनवरी बेगम, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए 10 मिनट हुआ, अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। अनवरी बेगम वर्सेस शेर मोहम्मद 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखिए क्या बोलता है इसमें, इसको आपको लिख लेना है, बस पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, अनवरी बेगम वर्सेस शेर मोहम्मद 2005 सुप्रीम कोर्ट। इट वॉज हेल्ड दैट while granting bail, the detailed examination of the evidences and the elaborate documentations of the merits of the case is to be avoided. Yet the court should be satisfied as to whether there is a prima facie case is made out. हाँ सही बात है। देखिए आप बेल पे छोड़ने जा रहे हो, कोर्ट हो आप बेल पे छोड़ रहे हो, तो क्या आप बेल पे छोड़ने से पहले क्या पूरा डिटेल्ड में केस का आप क्या करोगे, क्या एग्जामिनेशन करोगे, क्या सबूतों का डिटेल एग्जामिनेशन करोगे कि प्राइमा फेसी ऊपर से देखोगे, बस आपको क्या लगता है वही चीज़। आप डिटेल में नहीं जाओगे ना भैया, डिटेल में करोगे तो पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा, हो गया ना, इसका मतलब वही चीज़ कह रहा हूँ, समझे। तो यहाँ पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है, बस आपको मेरिट्स के बेसिस पे बेल नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा, मेरिट्स के बेसिस पे बेल नहीं दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर प्राइमा फेसी देखा जाता है कि भैया केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो नहीं देंगे बेल, समझे। अच्छा, व्हाइल कंसिडरिंग बेल एप्लीकेशन among other conditions the court shall consider the following conditions, ठीक है। तो बोला कि बेल को देखो, बेल एप्लीकेशंस को क्या करते हुए, कंसीडर करते हुए, जब आप बेल सोचते हो बेल देने का या फिर बेल को रिजेक्ट करने का, तो आप कौन कौन से पॉइंट को देखते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कौन कौन सा पॉइंट देखोगे। नेचर ऑफ एक्यूजेशन, मतलब कि भैया जिस क्राइम के लिए बंदा बेल अप्लाई कर रहा है वो किस प्रकार का क्राइम है। नेचर ऑफ एक्यूजेशन, उसने क्या किया, रेप किया था क्या, उसने एसिड अटैक किया था क्या, उसने किसी का मर्डर किया, डकैती किया है क्या। सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, कितना पनिशमेंट सीवियर है, ठीक है। अच्छा, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ द विटनेस, जो बंदा आया है क्या लगता है अपने को कि ये क्या डरा धमका सकता है क्या बाहर जाकर, ठीक है। एप्रीहेंशन क्या है, टेम्परिंग का, हाँ। और एप्रीहेंशन ऑफ द थ्रेट टू द कंप्लेनेंट, ऑब्वियसली जो विटनेसेस है, जो कंप्लेनेंट, उसको डराएगा क्या, धमकाएगा क्या, ऐसा लगता है क्या, ठीक है। प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज, और कोर्ट को कितना लगता है कि भैया ये किया है या नहीं किया है। तो ये सारा चीज़ क्या करता है, बेल एप्लीकेशंस को एंटरटेन करते हुए कौन चेक करता है, कोर्ट चेक करता है, समझे। तो इसमें बोला गया कि इसमें अनवरी बेगम वर्सेस शेर मोहम्मद, तो अनवरी बेगम का केस में ये बोला गया, सबसे पहली बात ये समझना कि बेल जब भी आप ग्रांट करोगे तो आपको डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं करना है, बस प्राइमा फेसी देखना है। दूसरी बात, बेल एप्लीकेशन को एंटरटेन करते वक्त आप ये सब कंडीशंस चेक कर सकते हो, जैसे नेचर ऑफ एक्यूजेशन क्या है, सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ द विटनेस एंड द थ्रेट टू द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को थ्रेट तो नहीं मिलेगा, हाँ, विटनेसेस को के साथ टेम्परिंग तो नहीं होगा। प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन, प्राइमा फेसी कितना बन रहा है केस, कोर्ट को क्या लगता है, ये सारा चीज़, ओके। नाउ सर्टेन प्रिंसिपल्स, अब इंपॉर्टेंट है, देखिए, सर्टेन प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व बाय द certain principles as evolved by the judiciary itself which should guide the courts in granting bail। अब देखो, जब कभी भी आपको बेल देना है तो आप क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करोगे, और ये जो मैं लिखा हूँ पॉइंट्स, ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स में ये मेंशन किया गया है, तो उसको कंपाइल करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या आप क्या करोगे चेक करोगे बेल देने से पहले, तो इसको रट लेना है आपको, 10 पॉइंट है, रट लेना। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ग्रांटिंग बेल, ये पॉइंट्स को आपको रट लेना है। और वैसे भी मैं बताऊं, इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, हमने कर लिया है, आई गेस लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया बहुत ही डिटेल में, फिर भी ठीक है। तो बेल देने से पहले क्या क्या कंडीशन चेक करोगे भाई, नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ऑब्वियसली अभी पढ़े कि ऑफेंस
कौन सा है, उसमें क्या है ग्रेविटी, कितना सीरियस क्राइम उसने किया है, क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट देखोगे। ओके, नेचर ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूजेशन, कितना जो एविडेंस मिल रहा है वो कितना एक्यूजेशन का सपोर्ट में है। एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड का पास्ट देखोगे कि नहीं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की कैसा है, भैया पहले भी कर चुका है क्या क्राइम वगैरह, पहले भी प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है क्या। डेंजर ऑफ द एविडेंस एंड द विटनेस बीइंग टेम्पर्ड विथ, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का, विटनेस को डराने धमकाने का कितना चांस है। पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड फ्लिंग फ्रॉम द जस्टिस, कितना चांस है कि ये भाग जाएगा यहाँ से। पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड विथ रेफरेंस टू द विक्टिम, जो बंदा आया है उसका क्या सोसाइटी में उसका क्या पहचान है, हाँ विक्टिम के मुकाबले वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। लाइकलीहुड ऑफ द रिपीटिंग ऑफेंस, वापस से क्राइम कर सकता है क्या। हेल्थ, एज, सेक्स ऑफ द एक्यूज्ड, ये सब भी देखोगे। सर्कमस्टांसेस इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, किस सर्कमस्टांस में क्राइम हुआ था, ये सारा चीज़ को आपको क्या करना है, देखना है बेल देने से पहले, ठीक है। समझ में आया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको याद कर लीजिएगा सेक्शन 480 के लिए। 480 का 5 ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या इसमें था कि भैया अगर 480 का 5 ये बोलता था कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इंपॉर्टेंट सब सेक्शन था, कि अगर आपने बेल के कोई कंडीशंस को तोड़ा तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आपका बेल को कैंसिल करेगा और आपको वापस से जेल में भेज देगा। समझ में आया, वही लिखा है। द कोर्ट कैन डायरेक्ट री अरेस्ट एंड कस्टडी द पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 1 and 2 इफ डीम्ड नेसेसरी। अगर कोर्ट को लगता है ये ज़रूरी है आपको भेजना, तो आपका बेल कैंसिल कर सकते हैं। द कोर्ट आफ्टर रिलीजिंग द पर्सन ऑन बेल फाइंड्स लेटर दैट एक्यूज्ड इज मिसयूजिंग बेल, आप बेल को मिसयूज कर रहे हो, आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, विटनेस लोग को डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा कोर्ट, आपका क्या करेगा, बेल कैंसिल कर देगा, बोलेगा जा भाई वापस जेल में जाओ। यहां पर क्या आप बोल सकते हो कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, बोल सकते हो क्या? नहीं भाई, नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मेरा राइट है बेल, नहीं बोल सकते क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर पुलिस ऑफिसर मान लो आपको बेल दिया था तो मजिस्ट्रेट करेगा क्या कैंसिल? बताओ मुझे बताओ। पुलिस ऑफिसर अगर आपको बेल दिया था तो क्या मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता मेरे भाई, नहीं कर सकता। अच्छा, अगर एक मजिस्ट्रेट कोर्ट बेल दिया था तो क्या दूसरा मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल दिया था वही मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगा, उसके बेल को कैंसिल कर सकता है। मेरे भाई और बहनों बताइए मुझे। सर बहुत आज जोश में हो, क्या करोगे, कभी कभी आ जाते हैं। समझ में आया? तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट बेल देगा वही मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल कर सकता है। अच्छा, लेकिन सर आप तो बोले पुलिस ऑफिसर अगर बेल देगा तो मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो कौन कैंसिल कर सकता है भाई? कौन करेगा? ऑब्वियसली हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा सेक्शन में कैंसिल करेगा पढ़ेंगे 483 में, ठीक है। चलिए, 480 का 6 बोलता है इफ बेल इफ ट्रायल इज डिलेड, अगर मान लो बेल ट्रायल में डिले आ गया तो तब भी बेल मिलेगा। अरे हैं, भैया ट्रायल धीरे धीरे हो रहा है तो बेल मिल जाएगा, समझे कि नहीं? अगर ट्रायल में टाइम अगर आपने लगाया, देरी किया ट्रायल में भी, तो बेल मिल जाएगा। किसको? एक्यूज्ड को। देखो क्या बोलता है, इफ द केस इज ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट, अगर केस ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट है, मतलब ट्रायल अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात, जो ट्रायल है वो 60 दिन हो चुके हैं और अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ट्रायल अभी भी चल रहा है। मतलब जहां से मान लीजिए यहां पर चार्ज फ्रेम हुआ था, चार्ज जैसे फ्रेम होता है, आपको पता है कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है। जैसे चार्ज फ्रेम होता है ट्रायल स्टार्ट होता है, आपका पता है कि नहीं? कॉग्निजेंस लेने के बाद ही ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और पहला स्टेप में चार्ज फ्रेम करते हैं, ठीक है। और चार्ज फ्रेम करने के बाद एक डेट डिसाइड किया जाता है जहां पर प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देता है। तो जिस दिन प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दिया, जो डेट डिसाइड किया गया था, फिक्स किया गया था, उस दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अगर कोर्ट में ट्रायल अभी भी चल रहा है, खत्म हुआ ही नहीं है, और एक्यूज्ड बंदा अभी भी जेल में है, जेल पे है, अगर एक्यूज्ड अभी भी जेल में है और प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस जिस दिन दिया उस दिन से 60 दिन गुजर चुके और अभी भी बंदा जेल में है और ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, 60 दिन बीत चुके, तो उस केस में उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। ओ माय गॉड। और
बेल पे ना रिलीज करोगे तो उसके लिए आपको स्ट्रांग रीजन देना पड़ेगा, समझे? मैं आया क्या मगज में आया क्या, आ ठीक है ठीक है। ही मस्ट बी रिलीज ऑन बेल एंड द मजिस्ट्रेट हैज द स्ट्रांग रीजन टू डिनाई इट, समझ में आया? ओके। 480 का 7 बोलता था बेल पोस्ट ट्रायल, मतलब क्या भैया, ट्रायल खत्म हो चुका है उसके बाद बेल दे रहे हो? हाँ, ये क्या था, प्री ट्रायल बेल दे रहे थे, ट्रायल से पहले। यहां पर क्या हो रहा है, ट्रायल खत्म हो चुका है उसके बाद बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या, ट्रायल खत्म हो चुका है लेकिन जजमेंट आया है क्या? जजमेंट अभी नहीं आया है। ट्रायल खत्म होने के बाद एक फाइनल आर्गुमेंट्स होता है, उसके बाद फाइनल जजमेंट दिया जाता है, समझ में आ रहे हो? तो ट्रायल खत्म हो चुका और अभी तक जजमेंट आया नहीं है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट को अगर लगता है कि बंदा गिल्टी नहीं है, क्योंकि कोर्ट को मालूम है ट्रायल खत्म हो चुका है, कोर्ट को पता है ना भैया कि आपके फेवर में है या नहीं है, तो कोर्ट को लगता है आप गिल्टी नहीं हो तो उस केस में आपको बेल दे देगा, क्योंकि जजमेंट आने में अभी टाइम है, समझे कि नहीं? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 480। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे को डिस्कस करना था। चलिए आइए, तो इसको बस, एक है सुषमा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, 2024 का केस है। क्या बोलता है देखो, बोलता है सुषमा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट mere fact that a person is a woman or infirm cannot be a ground to grant anticipatory bail। अच्छा देखो, इसमें ये बोला गया अगर अगर जो एक्यूज्ड बंदा है, जो अरेस्टेड होकर आया है, अगर वो औरत है या फिर इन्फर्म है, ये सोल ग्राउंड नहीं हो सकता कि उसको एंटिसिपेटरी बेल पे छोड़ दें, समझ में आया? द प्रिविलेज इन द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 480 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो दिया गया है, वही तुम्हारा वुमेन, इन्फर्म, सिख, ये सब कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एंटिसिपेटरी बेल और प्री अरेस्ट बेल। तो जो भी प्रोवाइजो दिया गया है, आप उसको भैया नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही यूज करो, वो तो ठीक है, रेगुलर बेल में यूज करो, एंटिसिपेटरी बेल में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी जो होता था, क्या होता था, आप वुमेन को, इन्फर्म को, सिख को, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, और चाइल्ड को पे कोई सा कंडीशंस नहीं लग रहा था, याद है, आप बेल दे रहे थे, तो क्या एंटिसिपेटरी बेल में भी उसको बेल दे देंगे क्या? नहीं भाई नहीं, वही लिखा गया। तो सुषमा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में ये बोला गया कि आपको जो फर्स्ट प्रोवाइजो दिया गया है सेक्शन 480 का 1 का प्रोवाइजो 1 जो दिया गया है, वो उसका फायदा आप एंटिसिपेटरी बेल में नहीं दे सकते, समझ में आया? ओके। दूसरा केस है एक निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर राजाराम खरोटे, 1980 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। देखिए, इसमें बोला गया कस्टडी कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सरेंडर एंड अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बेल। मुझे बताइए, जरूरी है क्या आप बेल में तभी अप्लाई करेंगे जब आप अरेस्ट हो चुके हैं? क्या आप सरेंडर करके भी बेल अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, जी हाँ। यानी अरेस्ट होना जरूरी नहीं है बेल अप्लाई करने के लिए। आप बोलोगे अरेस्ट होगा तभी बेल अप्लाई कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, आप सरेंडर के भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कस्टडी कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सरेंडर। अगर आप अपने आप को सरेंडर भी कर दिए तब भी हम मान लेंगे कि आप कस्टडी में हैं, एंड अरेस्ट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द बेल। समझ में आया? तो बेल अप्लाई करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप पुलिस के कस्टडी में हो। आप अगर अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं और बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेल मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले पुलिस की हिरासत में आएंगे तभी बेल अप्लाई करेंगे। समझ में आया? निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर रंजन राजाराम खरोटे, निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर राजाराम खरोटे 1980। अच्छा सर एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने कहा क्या क्या बताइए। आप यहाँ पर बोले थे अगर कंडीशंस, अगर ऑफेंस ऐसा निकला, कैसा निकला? अगर आप बोले थे अगर ऑफेंस ऐसा निकला, कैसा निकला? ऑफेंस ऐसा निकला मतलब जिसमें डेथ का पनिशमेंट है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, और लगता है कि बंदा गिल्टी है। याद करो ये कंडीशन। इस केस में आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट हो तो आप क्या नहीं कर सकते, आप बेल नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते सर। लेकिन क्यों नहीं दे सकते सर, रीज़न बताओ। सर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि लॉ ने कहा है। बिल्कुल, बहुत वेरी गुड, क्या आप इंटेलिजेंट बच्चों, वेरी गुड। अरे भाई लॉ में लिख दिया इसलिए नहीं दे सकते, ये नहीं, क्या रीज़न है, क्यों लिखा गया कि नहीं दे सकते? यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्यों नहीं बेल दे रहा है इस केस में? क्लॉज नंबर 1 में बेल क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है मेरे भाई, क्योंकि ये जो डेथ पेनल्टी वाला जो ऑफेंस होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस जो होता है, जिसमें ये दोनों पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, ये जो ऑफेंस होते हैं ना,
ये एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ओ माय गॉड, मतलब ये जितने भी ऑफेंस है जिसमें डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये जो ऑफेंस होते हैं ये एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में ही इनका ट्रायल चलता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं चलता। तो जिस ऑफेंस का ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट चला नहीं सकता, उस ऑफेंस का बेल कैसे देगा बताओ मुझे? जिस ऑफेंस का आप ट्रायल नहीं चला सकते उस ऑफेंस का आप बेल कैसे दे सकते हो बताओ मुझे? बिल्कुल सर, इसीलिए क्योंकि डेथ इज एक्सक्लूसिवली द ऑफेंस विच कैरीज डेथ पनिशमेंट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, राइट? So in such situation bail can't be granted by the magistrate court. Are you getting my point or not? समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं? तो क्योंकि डेथ पेनल्टी जो होता है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो उस केस में तो भैया मजिस्ट्रेट कोर्ट दे ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है उसका पनिशमेंट देने का जो रहता है ना, एक लिमिट रहता है, समझ रहे हैं? तो भैया लाइफ इंप्रिजनमेंट भी तो नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट, तो मुझे बताओ। तो कुछ कुछ केस, वही चीज मैं बता रहा हूं, आइए इसके लिए एक केस है। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। ठीक है, देखिए यहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो डेथ पेनल्टी होता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, ये एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में ही इसका ट्रायल चलता है। ठीक है, तो इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर है क्या बेल ग्रांट करने का? नहीं है। इन प्रशांत सिंह भाटी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2001 सुप्रीम कोर्ट, प्रशांत सिंह भाटी का केस में भी क्या बोला गया देखो, इसमें बोला गया प्रशांत सिंह भाटी का केस में, देखो, when the case is exclusively trial by the court of session magistrate should refer the accused to the court of session for the bail। इसमें यह बोला गया जब कभी भी केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, जब भी मजिस्ट्रेट के पास कोई सा केस आता है और जो भी एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, जिस केस का, वो केस में मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है क्या? मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता ऐसे केस में जहां पर ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है, समझे कि नहीं? तो उस केस में मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए? मजिस्ट्रेट को उस केस में एक्यूज्ड को रेफर कर देना चाहिए, कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द बेल। समझ में आ रहा है? सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में भी वही बोला गया इफ द प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट इज इन द केस इज लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। अगर मान लो किसी ऑफेंस में पनिशमेंट जो दिया गया है लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, एंड विच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में चल सकता है, ऐसे ऑफेंस का के केस में मजिस्ट्रेट जो होगा वो उसके पास पावर नहीं है बेल देने का, समझे कि नहीं? तो उस केस में मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा? उस एक्यूज्ड को कोर्ट ऑफ सेशन रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि द ट्रायल इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज सच ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका जो ट्रायल जो होता है वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही बोला गया। तो सर समझ में आ गया कि ठीक है, जिस ऑफेंस में लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में ही चलेगा, तो इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन ही बेल दे सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं देगा। समझ में आ गया? लेकिन उस केस का क्या, जहां पर पनिशमेंट मान लो 10 साल का है और मैक्स टू मैक्स लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है कि नहीं? बताओ मुझे। मतलब सर नहीं समझे, मतलब समझिए, मतलब हम तो ये समझ गए कि जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस अगर दोनों होंगे तो वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे बेल के लिए, और मजिस्ट्रेट के पास नहीं कर सकते क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है आपको बेल ग्रांट करने का। लेकिन वो केस का क्या, जहां पर मैक्सिमम तो गाइज मैं ये कह रहा था कि सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया, अगर कोई ऑफेंस का जिसमें प्रेस्क्राइब पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है और जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, बेल ग्रांट कर सके, एक्सेप्ट उस केस में कर सकता है जो प्रोवाइजो में दिया गया। और प्रोवाइजो क्या था आपको मालूम है? 1 and 2 प्रोवाइजो था। प्रोवाइजो 1 था तुम्हारा, क्या था बताओ? प्रोवाइजो 1 था आपका क्या, बताइए? प्रोवाइजो 1 था आपका वुमेन, चाइल्ड, सिक और इन्फर्म वाला, और प्रोवाइजो 2 था तुम्हारा जस्ट एंड प्रॉपर वाला केस। याद आ रहा है?
रीज़न लिखना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बोला गया, मान लीजिए किसी किसी ऑफेंस में क्या होता है ना, डेथ पेनल्टी तो नहीं रहता, बट ऐसा रहता है कि 10 साल का सज़ा ऐसा रहता है। फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, या फिर द 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, और मैक्सिमम ये जा सकता है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में क्या मजिस्ट्रेट क्या बेल ग्रांट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उस केस में भी बोला गया भैया, उस केस में भी मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट कर सकता है, भले ही वो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन क्यों ना हो, ठीक है। देखिए इसमें वही बोला गया कि भैया this implies that magistrate is entitled to grant bail if the case is triable by the magistrate court even though the punishment prescribed for the offense may extend to the life imprisonment, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोई सा भी ऑफेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है, लेकिन उसका जो पनिशमेंट है ना वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, तो उस केस में भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दो केस है, याद रखिएगा, अगर डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला केस है तो, और प्लस कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अगर ट्राइबल है तो मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा जब तक वो केस आपका प्रोवाइजो 1 और 2 में नहीं आता हो, ठीक है। दूसरा केस, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल तो है लेकिन उसका मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। समझ में आ रहा है? इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बेल दिया जाता है जो भी कोर्ट के द्वारा, वो आपका जुरिस्डिक्शनल कोर्ट होता है। क्या होता है? जुरिस्डिक्शनल कोर्ट। मतलब बेल इज ऑलवेज ग्रांटेड बाय द जुरिस्डिक्शनल कोर्ट। मतलब क्या सर, नहीं समझे? जुरिस्डिक्शनल कोर्ट मतलब क्या? बेल हमेशा जुरिस्डिक्शनल कोर्ट देता है। मतलब क्या सर, नहीं समझे? मतलब ये कि देखिए, जुरिस्डिक्शनल कोर्ट मीन्स द कोर्ट विद इन हुज टेरिटोरियल एरिया द एलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड और द केस इज रजिस्टर्ड। मतलब जिस कोर्ट के एरिया के अंदर ऑफेंस हुआ है या फिर केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शनल कोर्ट बोलेंगे। मतलब नहीं समझे? मतलब जिस एरिया में आपका ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है तो उस एरिया का कोर्ट कौन सा है, या फिर जिस एरिया में आपका केस रजिस्टर्ड हुआ है वो एरिया, या फिर जहां पर ऑफेंस घटित हुआ है वो एरिया का जो कोर्ट होगा वही कोर्ट आपको बेल दे सकता है। इसको छोड़कर बाकी कोर्ट आपको बेल नहीं दे सकता। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है। और कौन सा है एक्सेप्शन? एक है सेक्शन 207 और एक है 207 और दूसरा है सेक्शन नंबर 83। याद रखिएगा, इसको और कभी पढ़ेंगे। बस याद रखने के लिए है, आपका बस माइंड में ये मेरे को दिलाना है कि बेल हमेशा जुरिस्डिक्शनल कोर्ट देता है। मतलब जहां पर क्राइम हुआ है वो कोर्ट, या फिर जहां पर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है वो कोर्ट। दूसरा कोर्ट बेल नहीं दे सकता। सिर्फ इसका दो एक्सेप्शन है, एक है सेक्शन 207 BNSS का और सेक्शन 83। यानी क्या? इस दो केस में इवन नॉन जुरिस्डिक्शनल कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल। ओ माय गॉड! मतलब क्या? नॉन जुरिस्डिक्शनल कोर्ट भी इस केस में क्या कर सकते हैं? बेल ग्रांट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये था तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन सेक्शन 480 का। ठीक है, इसको मैं यहीं पर पॉज करता हूं इस वीडियो को। इसको पार्ट 2 बना देंगे तुम्हारा सेक्शन 480 का। और मैं कुछ बताना चाहता था, मैं इसमें वैसे लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं बता ही दूं ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए एक पेज ऐड कर देते हैं और मैं कुछ आपको इसमें बताना चाहता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं लिखा नहीं था, लिखते समय मैं उसको स्किप कर दिया था। मैं सोचा क्या मैं आपको बताऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है आपको अभी बताना ज़रूरी है। तो चलिए पेज को ऐड करते हैं भैया। आई एम जस्ट एडिंग अ न्यू पेज। राइट, पेज ऐड हो गया है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, समझिए क्या बता रहा था कि मुझे लाने दीजिए, पॉइंट किधर गया। एक सेकंड, देखिए मैं ये बोल रहा था ना आपको। यस, एक सेकंड, जस्ट अगर कोई साउंड अगर आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए होता क्या है ना, आप समझिए। मैं कुछ बैकग्राउंड लिखा रहा हूँ, समझिए। देखिए बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड
द बेल बाय मजिस्ट्रेट, बेल बाय मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ ऑफेंस, इन केस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, पनिशेबल विथ, इसको आपको ना समझना है, लिखना कुछ नहीं है, पनिशेबल विथ डेथ, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके समझने के लिए लिखा था, लेकिन बाद में जब नोट्स बनाते वक्त मैं इसको स्किप कर दिया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि भैया आपको बता देना ज़रूरी है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ समझिए, मैं ये कह रहा हूँ समझिए, अगर कोई ऑफेंस है, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस, अभी मैं बताया था आपको, अगर कोई ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट डेथ का दिया गया है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया गया है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है क्या? अभी हमने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट उस केस में बेल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है ऑफेंस, वो कहाँ पर उसका ट्रायल चलता है? उसका ट्रायल चलता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन में। लेकिन उस केस में मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, भले ही डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। कब? जब तुम्हारा केस कहाँ पर आ जाए? प्रोवाइजो 1 और 2 में आ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, चलिए। लेकिन इसी को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि देखिए, जब आपको मालूम है ना कि एफआईआर जब रजिस्टर्ड होता है, कहाँ गया यार, हाँ, वंस द एफआईआर इज रजिस्टर्ड, जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, पता है ना आपको क्या होता है? ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल ऑफ द केस स्टार्ट्स, ठीक है। एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, एफआईआर जैसे रजिस्टर्ड होता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। बीच में सर बहुत सारा स्टेप था, वो उसको मैं हटा दिया हूँ। अभी समझिए मेन मुद्दा। एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ तो अगर मैं बताऊं, पहले जो आपको पढ़ा चुका हूँ, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस रिपोर्ट दिया जाता है, फिर पुलिस रिपोर्ट लेने के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम होता है, फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन बीच का स्टेप को मैं स्किप कर दिया हूँ। बस ये समझिए कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और उसका ट्रायल स्टार्ट होता है केस, तो ट्रायल स्टार्ट कहाँ होता है मेरे भाई? कौन सा कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है किसी भी ऑफेंस का? ये याद रखिएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मजिस्ट्रेट कोर्ट। ओ माय गॉड, मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, ट्रायल स्टार्ट बोला, मैं बोला क्या ट्रायल चलता है? मैं क्या बोला? ट्रायल स्टार्ट्स बोल रहा हूं। स्टार्ट्स मतलब क्या? कोई भी ऑफेंस जब भी जाता है ना कोर्ट ऑफ सेशन, भी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से होकर गुजरता है। वाह, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। मतलब ये सोच लो, मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियरी का वो दिल है, जिसके जरिए ब्लड फ्लो करता है और हर पूरा बॉडी में जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो साइंस पढ़ा रहे हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वेरी गुड। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि होता क्या है कि मान लीजिए ऑफेंस कोई सा भी क्यों ना हो, भले ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन क्यों ना हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से होता है? स्टार्ट हमेशा मजिस्ट्रेट कोर्ट से होता है भैया, तभी तो आगे वो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूं कि भले ही ऑफेंस कोई सा भी हो, ट्रायल उसका हमेशा कहां से चलेगा? स्टार्ट कहां से होगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टार्ट होगा। ओ माय गॉड। तो सर मतलब क्या? मतलब ये समझ में आ गया? ओके, ये था पहला पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये पहला पॉइंट मैं बता दिया कि भैया ऑफेंस जैसे एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है केस का। और ट्रायल स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट्स लिखा हूँ, याद रखिएगा। स्टार्ट्स होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ ऑफेंस तो सर ऐसा होते हैं, हाँ, देयर आर सम ऑफेंसेस which are exclusively ट्राइबल बाय क्या? ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भाई। ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली कहाँ पर उनका ट्रायल चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन में। जैसे तुम्हारा हो गया मर्डर का केस हो गया, ठीक है। जैसे रेप का केस हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या होता है? मर्डर रेप का केस में तुम्हारा पनिशमेंट क्या है मालूम है आपको? डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनका ट्रायल तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो सर ये मर्डर वाला, रेप वाला,
जो ट्रायल चलेगा वो तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो तो चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन में, बिल्कुल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा मेरे भाई? भले ही मर्डर का केस हो, रेप का केस हो, उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, बट स्टार्ट कहाँ से होगा उसका? स्टार्ट होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट से मेरे भाई, मजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट उस केस को कमिट कर देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टार्ट हमेशा मजिस्ट्रेट कोर्ट से होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट देखेगा भैया ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन में है नहीं, फिर वो केस को वापस क्या कर देगा? कमिट कर देगा। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? तो इस केस में केस तो जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट वहां से उस केस को भेज देगा कहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, उसी तरीके से सर कुछ केस ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द, इसको पूरा ये कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं, विच आर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कौन सा कोर्ट होता है? एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कौन सा कोर्ट बताओ? ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जिसका चलता है सिर्फ क्या? ट्रायल। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया जैसे ऑफेंस में, ऐसा ऑफेंस जहां पर पनिशमेंट आपका है अप टू 7 ईयर्स। ओके, पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, जहां पर 7 साल तक का सजा है ना, उसका ट्रायल हमेशा कहाँ चलेगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। देखिए ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। मान लो कोई ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट जो दिया गया है वो 7 साल तक का दिया गया है, तो 7 साल मैक्स टू मैक्स 7 साल तक का ही केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल सकता है, ट्रायल चल सकता है। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है? ओके, ये तो समझ में आ गया। तो मैंने ये कहा कि कुछ कुछ केस ऐसा होता है जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही स्टार्ट होगा। उसी तरीके से कुछ केस ऐसा होता है जो कि जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई 7 साल का ही सजा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं वो कोर्ट ऑफ सेशन में क्यों जाएगा? बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सेक्शन 23 है, क्या है? BNSS का पढ़ेंगे आगे हम लोग। सेक्शन 23 BNSS का जो ये कहता है, क्या कहता है सर? ये कहता है कि मेरे भाई अगर कोई CJM है, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो कितना साल का सजा दे सकता है? सेंटेंस में बी पास्ट, कितना सजा दे सकता है अगर कोई CJM है तो? CJM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट लोगों में से जो चीफ है। अच्छा, मजिस्ट्रेट लोग का जो सीनियर है, सोच लो। अच्छा, जो चीफ है, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो आपका अप टू 7 ईयर्स तक दे सकता है। ओ माय गॉड, अप टू 7 ईयर्स तक क्या दे सकता है? लाइफ, ये तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट, लाइफ बोल रहा हूँ, इम्प्रिजनमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरीके से जो JMFC होता है, चीफ जुडिशियल क्या बोल रहा हूँ मैं, JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये जो होता है ये कितने साल तक का सजा दे सकता है? ये मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स। ओ माय गॉड, क्योंकि उसके नीचे JMFC आता है। JMFC के नीचे कौन आता है? JMSC आता है। JMSC मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ओहो, ये कितने साल तक का सजा दे सकता है? अप टू 1 ईयर। ओ माय गॉड, मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो मैक्स टू मैक्स 7 साल का सजा दे सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो 3 साल का सजा दे सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है वो 1 साल का सजा दे सकता है। और ये सभी को क्या बोलते हैं? ये सभी को मजिस्ट्रेट कोड बोलते हैं। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मजिस्ट्रेट कोड। ठीक है, इसी को तो मजिस्ट्रेट कोड बोलते हैं, चाहे CJM का कोर्ट हो, JMFC का हो, JMSC का हो। समझ में आ रहा है? तो अब मेरा बात समझिए, अगर मान लो कोई केस ऐसा आया, कौन सा केस आया? जैसे मान लो 10 साल वाला कोई केस आ गया। कितना साल का? 10 ईयर्स का। ठीक है, 10 ईयर्स का केस आ गया जिसमें पनिशमेंट 10 ईयर्स है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, अगर 10 ईयर्स का केस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसका केस स्टार्ट कहाँ से होगा? कोई सा भी केस हो, जितना भी बड़ा जितना भी छोटा केस क्यों ना हो, स्टार्ट हमेशा याद रखिएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही होगा। मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही, वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा वहीं से केस स्टार्ट होगा। लेकिन मान लो ये 10 साल का सजा है,
तो यहाँ पर सीजेएम कितना सज़ा दे सकता है? 7 साल का सज़ा दे सकता है मैक्स टू मैक्स। तो मान लो सीजेएम का कोर्ट में चल रहा है ये केस, तो सीजेएम को अगर लगेगा ना इस केस में ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए, तो उस केस में वो सीजेएम क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को भेज सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, भेज सकता है अगर उसको लगता है कि इस केस में इसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। तो क्यों भेजेगा? क्योंकि सीजेएम 7 साल का ही सजा दे सकता है भाई, और इसको देना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये कैसे देगा सजा? दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर सीजेएम के पास पावर है 7 साल का सजा देने का और ये देना चाहता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये देगा कैसे? तो ये क्या करेगा, केस को कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देगा। ओ माय गॉड, समझ आ रहा है? उसी तरीके से समझ में आ रहा है ये क्या है? तो ये था बैकग्राउंड कि होता क्या है कि कोई कोई केस, अब देखो, अब यहाँ पर मान लो सीजेएम 7 साल का ही सजा दे रहा है ना, बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ कुछ केस ऐसा होता है जिसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। तो जैसे यहाँ पर देखो कौन सा केस हुआ, मर्डर का केस। मर्डर का केस का मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है तुम्हारा? डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये वाला जो डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये हमेशा कौन सा कोर्ट से स्टार्ट होगा? यही तीनों में से कोई सा कोर्ट से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और बाद में वो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कर देगा केस। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ डेथ का पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अच्छा, और मान लो यही मर्डर का केस आया और मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आया, तो बेल दे सकते हैं क्या उन लोगों? बेल दे सकते हैं, लेकिन कब? जब तुम्हारा वो चीज़ प्रोवाइजो 1 और 2 में आएगा तभी दे सकते हैं। ये याद रखिएगा, इसको बस लिख लीजिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, मैं बहुत ट्राई किया समझाने का, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेक्शन 483 का बारे में है। इसको बस याद कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमेशा जो भी केस होता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई सा भी केस स्टार्ट होता है और बाद में वो चला जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में, डिपेंडिंग अपन द पनिशमेंट क्या है। अगर पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए सीजेएम के पास ऐसा मर्डर का केस आया बेल देने का, तो ये दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है, मर्डर का केस में बेल दे सकता है। लेकिन सर वही केस में जब तुम्हारा प्रोवाइजो 1 और 2 में आएगा, नॉर्मली दे नहीं सकता क्योंकि 7 साल का ही सजा देगा। जब 7 साल का ही सजा दे सकता है तो बेल कैसे देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस केस में हमको देखना पड़ेगा कि कहीं तो ये प्रोवाइजो 1 और 2 में तो नहीं आ रहा है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, बस इसको रख लीजिएगा समझने के लिए कि केस हमेशा सेक्शन 23 समझने के लिए भी ईजी था कि सीजेएम 7 साल का सजा दे सकता है, जेएमएफसी 3 साल का और जेएमएफसी 1 साल का सजा दे सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? ओके। तो अगर कोई केस में डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो केस, तो डेथ पेनल्टी कौन देता है? सीजेएम दे सकता है क्या? दे ही नहीं सकता। तो वो जब सजा ही नहीं दे सकता तो बेल कैसे देगा? समझ में आ रहा है? तो सजा नहीं दे सकता तो बेल कैसे देगा? लेकिन बेल दे सकता है कब? अगर प्रोवाइजो में आता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसीलिए मेरे को इतना बताना पड़ा कि नॉर्मली क्या होता है ना, सबका लिमिट रहता है पनिशमेंट देने का। तो बेल तभी दे सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट जब तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस के केस में भी लोन बेल दे सकते हैं। बस बशर्त कंडीशन ये है कि वो केस तुम्हारा प्रोवाइजो 1 और 2 में आना चाहिए, सेक्शन 480 का सबसेक्शन 1 के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं बहुत कोशिश किया हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट 483, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और बताते रहिए। भैया कोई कमेंट करता नहीं है, वीडियो में कमेंट किया करो, पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना। वरना कैसे मोटिवेशन मिलेगा? काम करने के लिए आजकल समझ में आ रही है ना आपको क्या क्या होता है। बिना जब तक आपके एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। सो आई रियली वॉन्ट योर अप्रिशिएशन सो दैट आई कैन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपका वीडियो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।